वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नागेश सर एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने अपने स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की क्लास को लेकर के आ गया हूँ। देखिए भाई, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन एक ऐसा बुक है आपका जिसमें आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपके जो भी वर्क्स हैं, जैसे आप कोई भी वर्क करने जाओ, चाहे वो आपको मशीन पे करने जाओ, चाहे आप अपना वर्क किसी सब स्टेशन में करने जाओ, चाहे आप अपना वर्क किसी ट्रांसमिशन लाइन में करने जाओ, चाहे आप अपना वर्क किसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करने जाओ, उन सभी जगहों पर स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए यह बुक जो होता है वो नॉलेज के लिए आपका सबसे बेहतरीन बुक मानी जाती है। चलिए, सबसे पहले हम आपका जो इसमें पहला चैप्टर है वह है इलेक्ट्रिक फॉल्ट। हमको इलेक्ट्रिक फॉल्ट सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है। तो बात आती है इस चैप्टर में कि फॉल्ट होता क्या है। फॉल्ट हम कहते किसे हैं? जब मशीन सुचारू रूप से काम न करे, जब कोई भी मशीन है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीन हो, चाहे वो मैकेनिकल मशीन हो, या कोई भी मशीन है, वह आपका सुचारू रूप से काम न करे, या जो उसकी रेटेड वैल्यू है उस रेटेड वैल्यू पर वह वर्क न करे, तो वह क्या हो जाती है? मशीन प्रदोष की स्थिति में हो जाती है। तो ये जो हमारा प्रदोष होता है, हमारा फॉल्ट होता है, वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा हमारा दो प्रकार का फॉल्ट होता है भाई? तो पहला फॉल्ट होता है आपका, पहला फॉल्ट जिसे हम कहते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक फॉल्ट, इलेक्ट्रिक फॉल्ट। और दूसरा होता है आपका मैकेनिकल फॉल्ट, मैकेनिकल फॉल्ट। ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फॉल्ट होता क्या है आपका? ये जो फॉल्ट है वो इलेक्ट्रिक फॉल्ट में ही ये चीज दोनों बताई जाती है, लेकिन मैकेनिकल फॉल्ट को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लासिफाइड करेंगे कि है क्या चीज। लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फॉल्ट क्या होता है। जैसे आपके घर में सप्लाई जो आती है वो कितने वोल्टेज की आती है? 240 वोल्ट की आती है। हम लोग मानक की बात करें, जो हमारा रेटेड वैल्यू है, आप पढ़े भी होंगे, दो तार के बीच में जो सप्लाई होती है, यानी एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो सप्लाई होनी चाहिए वो 240 वोल्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आईईआर रूल के। आईईआर रूल पढ़े ना, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको आईईआर रूल फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया गया होगा। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के कुछ पॉइंट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आपसे, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, इसलिए आप आईईआर रूल जहां भी पढ़ेंगे उसको आप ध्यान रखेंगे। तो आईईआर रूल में आप पढ़े होंगे कि जो द्विकला तार होता है, द्विकला तार में जो फेज न्यूट्रल है, उस फेज न्यूट्रल के बीच में जो सप्लाई आनी चाहिए आपके घर में वो 240 वोल्ट आनी चाहिए, या पढ़ेंगे। या लो वोल्टेज पढ़े होंगे, लो वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? तो 250 वोल्ट के नीचे की जो वोल्टेज होती है उसको हम लोग उसको लो वोल्टेज कहते हैं, ये चीज पढ़े होंगे। लेकिन अगर आपके घर में सप्लाई 250 की ना आकर के 650, 1100 वोल्ट या उससे अधिक किया जाए, तो ये क्या है आपके लिए? क्या ये सही वैल्यू है? क्या इस सही मानक पे आपके घर के सारे इक्विपमेंट वर्क करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो क्या हो जाएंगे इक्विपमेंट? वह आपका नष्ट हो सकते हैं, या उस इक्विपमेंट के अंदर प्रदोष आ सकता है, आ सकता है। ये प्रदोष आया किसकी वजह से? ये प्रदोष जो हमारी सप्लाई है, ये प्रदोष जो हमारी सप्लाई है, उस सप्लाई की वजह से उत्पन्न हुआ। उस सप्लाई में प्रदोष हुआ, और वह प्रदोष वाली सप्लाई जो हमारे घर में आ गई तो इक्विपमेंट में प्रदोष की स्थिति उत्पन्न कर दिया ना। तो हमारा इलेक्ट्रिक फॉल्ट होता क्या है? वह प्रदोष जो किसी भी विद्युतीय राशि या जो हमारी डिजायर्ड क्वांटिटी है, डिजायर्ड क्वांटिटी क्या क्या है हमारी? जो हमारी वांछित राशि है, वांछित राशि कौन सी होगी? तो वांछित राशि होगी वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी। अगर इनकी वैल्यू में क्या हो जाए आपका, ये जो हमारी डिजायर्ड राशियां हैं, अगर इनकी वैल्यू में असमान परिवर्तन हो जाए या असमान परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो असमान परिवर्तन की स्थिति में आपके ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रिक फॉल्ट कहलाते हैं। जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा प्रैक्टिकली, जैसे आपके घर में अगर सप्लाई आती है, एसी सप्लाई आती है, एसी की जो वैल्यू लिखते हैं वो किसमें लिखते हैं भाई? तो एसी की वैल्यू जो लिखी जाती है वो रूट मीन स्क्वायर में लिखी जाती है, वर्ग माध्यमूल मान यानी आरएमएस में लिखी जाती है। पढ़े ना इस चीज को? नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ाएंगे आपको। आरएमएस में लिखी जाती है।
कोई भी अगर राशि है आपका एसी राशि है तो उसकी वैल्यू हमेशा आरएमएस में लिखी जाती है, और आरएमएस का मतलब क्या हो गया भाई, वर्ग माध्यमूल मान। ये हमारी क्या एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई में ये क्या होती है भाई, हमारी वैल्यू को डिनोट करता है, यहाँ कुछ और वैल्यू, यहाँ कुछ और वैल्यू, यहाँ कुछ क्या होता है भाई, कुछ और वैल्यू, यहाँ क्या होता है कुछ और वैल्यू। हर टाइम पे वैल्यू क्या होती है आपका, परिवर्तित होती है। और अगर हम निकालते हैं वी आर एम एस तो क्या आता है भाई, वीएम बाई रूट 2 आता है। यानी मैक्स वैल्यू का, जो हमारा मैक्स वैल्यू है, इस मैक्स वैल्यू का क्या है वो रूट 2 लेता है, रूट 2 से डिवाइड करके क्या करता है, वीआरएमएस निकाला जाता है। यानी अगर यहां पर जो हमारी वैल्यू होगी उसका हम क्या करेंगे, रूट 2 से डिवाइडेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वर्ग माध्यमूल मान मिलेगा। तो ये कोई निश्चित पर्टिकुलर वैल्यू है, कोई यहां पर वाई एक्सिस पे, इस वाई एक्सिस पे कोई हमारा पर्टिकुलर वैल्यू होगी। सपोज दैट मान लेते हैं वो पर्टिकुलर वैल्यू 250 है, हालांकि 250 नहीं होगा, वीएम का मान ज्यादा होगा क्योंकि रूट 2 से भाग देंगे तो उस समय इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। सपोज दैट मान लेते हैं कि 300 वोल्ट है, 300 वोल्ट, तो 300 वोल्ट मानते हैं कि वो निश्चित वैल्यू है जो हमारे घर में आनी चाहिए, मैक्स वैल्यू का मान। मैक्स वैल्यू का मान की हम बात कर रहे हैं, वीआरएमएस की बात नहीं कर रहे हैं। आपके घर में तो 240 वोल्ट की सप्लाई है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्स वैल्यू। अगर मैक्स वैल्यू 300 वोल्ट है तो मैक्स वैल्यू में नहीं परिवर्तन होगा हमारा, जो कह रहा है कि वैद्युत राशियों में परिवर्तन हो जाए। वैद्युत राशि हमारी क्या है, वोल्टता राशि या धारा राशि, उस राशि के मान में असमान परिवर्तन हो जाए। तो राशि के मान में असमान परिवर्तन होगा तो परिवर्तन होगा किसमें, परिमाण और दिशा में। ये हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है परिमाण। जैसे ये हमारी वैल्यू और बढ़ जाए तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड अब बदल गया, मैग्नीट्यूड बदला, तो परिमाण में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, राशि के, बिल्कुल हो रहा है। जैसे और अगर आपकी सप्लाई बढ़ गई ये, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, पहले की अपेक्षा बदल गया। तो अगर मैग्नीट्यूड में परिवर्तन हो जाए, उसके डायरेक्शन में परिवर्तन हो जाए और मैग्नीट्यूड बदलेगा तो जाहिर सी बात है सप्लाई वोल्टेज का मान बदल जाएगा, क्योंकि इस सप्लाई वोल्टेज पर क्या 300 वोल्ट ही वैल्यू होगी, नहीं 300 वोल्ट से क्या होगी, सप्लाई ज्यादा होगी ना, 300 वोल्ट से सप्लाई ज्यादा होगी। तो अगर कभी भी आपका राशि में परिवर्तन होता है तो राशि में परिवर्तन होने पर किसके मान में परिवर्तन होता है, उसके मैग्नीट्यूड में परिवर्तन होता है। मैग्नीट्यूड के साथ ही साथ डायरेक्शन में परिवर्तन होता है, मैग्नीट्यूड के साथ ही साथ डायरेक्शन में परिवर्तन हो जाता है आपका। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिक फॉल्ट कहेंगे किसे, तो लिखिएगा परिभाषा आप सभी लोग, वह प्रदोष जो किसी वैद्युत शक्ति तंत्र, जो किसी इलेक्ट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में डिजायर्ड क्वांटिटी के मान में या डिजायर्ड वैल्यू के मान में, या आप लिख सकते हैं वांछित राशि के मान में, देखो भाई हम एक से अधिक नाम आपको इसलिए बताते हैं कि ताकि आपके एग्जाम में अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो यही आपका बेस है, यहाँ पर जितने आप तरह से जानोगे उतना ही आपके लिए आने वाले इन फ्यूचर में सही रहेगा कि कितने तरीके से इसका नाम लिया जा सकता है। तो उन नामों को जानते रहोगे तो आप ही को उससे बेनिफिट होगा। हाँ, तो हम बात करते हैं वांछित राशि, जैसे वोल्टता धारा फ्रीक्वेंसी, आदि के मान में असमान परिवर्तन की स्थिति, उत्पन्न हो जाने के कारण इनके परिमाण व दिशा में परिवर्तन होता है, तो इसे हम इलेक्ट्रिक फॉल्ट कहते हैं, वैद्युत प्रदोष कहते हैं। हो गया भाई। अब जरा दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा,
ये बात हो गई वोल्टेज का, उसी तरह बात हो गया करंट का। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी के मान में क्या परिवर्तन आ जाएगा? आप कहते हैं कि हमारी जो सप्लाई होती है वो 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब आज तक जो लोग नहीं समझे होंगे वो समझ लेंगे। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 50 साइकिल पर सेकंड। 50 साइकिल का मतलब क्या होगा भाई? यानी एक साइकिल पूरी। तो इस तरह से 1 सेकंड में 50 साइकिल घूमेगी, यानी वह आपका 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव में जाता है और उसी 1 सेकंड के दौरान वह 50 बार निगेटिव में ट्रेवल करता है। यानी एक ही सेकंड के अंदर वह 100 अर्धवृत्त बनाता है। 100 अर्धवृत्त बनाता है मतलब 50 पूर्ण वृत्त बनाता है। और 50 पूर्ण वृत्त में क्या भाई? 50 पॉजिटिव और 50 निगेटिव साइकिल होती है। अगर कभी भी आकाशीय बिजली गिर गई तो आकाशीय बिजली क्या होती है भाई? बहुत ही कुछ सेकंड में या कुछ माइक्रो सेकंड में सप्लाई क्या होती है? तुरंत इतनी तेजी के साथ ऊपर से आती है कि उसके आने में आपका क्या है? 3 गुणित 10 के घाते 8 मीटर पर सेकंड का समय लगता है। पढ़े ना? जो आपका इसकी गति होती है वो क्या होती है भाई? जो हमारी गति होती है प्रकाश की वो 3 गुणित 10 के घाते 8 होती है। और उसी चाल से वो जब नीचे आता है आपका, तो कुछ ही सेकंड में, वो चाहे 8 सेकंड मान सकते हैं या उससे भी कम समय मान सकते हो, उस कम समय के दौरान क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिक सर्किट में दौड़ता है। और जब इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत तेजी के साथ हो जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या वो 50 हर्ट्ज ही रहेगी आकाशीय बिजली के गिरने पर, या फ्रीक्वेंसी के मान में बहुत तेजी के साथ परिवर्तन हो जाएगा? तो फ्रीक्वेंसी के बाद में बहुत तेजी के साथ परिवर्तित होगा। और फ्रीक्वेंसी के मान में परिवर्तन के साथ साथ लाखों वोल्टेज की सप्लाई होती है, जिससे उसके परिमाण और दिशा में भी परिवर्तन होगा, आपका उसके मैग्नीट्यूड में भी परिवर्तन होगा, सप्लाई के होगा ना। तो क्या फ्रीक्वेंसी उसी मान की रह जाएगी आकाशीय बिजली के गिरने पे? नहीं, फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो जाएगा? बहुत तेजी के साथ 1 सेकेंड में ही आपका, बहुत तेजी के साथ आपका कई राउंड वह या कई चक्कर वह लगा लेगा। तो फ्रीक्वेंसी का मान भी क्या होता है? परिवर्तित होता है। और हमने उसका सीधा सा एग्जांपल या सरल एग्जांपल आपको दे दिया है, कौन सा? आकाशीय बिजली की। तो ये हालांकि बात थी हमारे इलेक्ट्रिक फॉल्ट की। अब हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। अब हम चलते हैं फिर मैकेनिकल फॉल्ट की तरफ। मैकेनिकल फॉल्ट क्या होता है? ये कहाँ उत्पन्न हो जाता है? तो यह जो मैकेनिकल फॉल्ट उत्पन्न होता है वह मशीन के कलपुर्जों में होता है। मशीन के कलपुर्जों में यदि टूट फूट होती है, मशीन के आंतरिक भाग या बाह्य संरचना में इसके टूट फूट होती है, तो उसके कारण जो प्रदोष उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल फॉल्ट। उसको हम कहते हैं क्या? मैकेनिकल फॉल्ट। जैसे हमारा रोटर का शाफ्ट है, रोटर का शाफ्ट गति कर रहा है, अगर सपोज दैट उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत उच्च नहीं होगी तो इन दिस कंडीशन उसकी रोटर के शाफ्ट पर क्या होगा? अगर मरोड़ घुड़ बल जो लग रहा है, मरोड़ घुड़ की कंडीशन में वो सही ढंग से उसको घुमा नहीं पाया या उस बल को सहन नहीं कर पाया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? शाफ्ट हमारा टूट जाएगा, अगर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक नहीं होगी तो। और उसके टूटने से हमारा क्या होगा भाई? यानी अगर वो घूम रहा है, घूमते घूमते टूट जाए तो हमारा रोटर क्या होगा? जाकर के आंतरिक भाग में स्टेटर से टकराएगा और जिसकी वजह से अंदर आंतरिक भागों में टूट फूट हो सकती है, तो ये बाइंडिंग छिल सकती है। तो यही कहता है आपका कि अगर मशीन के कलपुर्जों में किसी भी कारणवश अगर फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है या टूट फूट हो जाती है तो यही फॉल्ट हमारा क्या कहलाता है? मैकेनिकल फॉल्ट कहलाता है। और किस मशीन में? इलेक्ट्रिक मशीन में उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं। तो अगर मैकेनिकल फॉल्ट के बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, मैकेनिकल फॉल्ट हेडिंग डाल के लिखेगा, यदि मशीन के कलपुर्जों, यदि मशीन के कलपुर्जों की आंतरिक संरचना या बाह्य संरचना में टूट फूट होने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदोष को, टूट फूट के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदोष को मैकेनिकल फॉल्ट कहते हैं। मैकेनिकल फॉल्ट कहते हैं। ओके, अब आगे ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फॉल्ट के बारे में। इलेक्ट्रिक फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो ये देखिएगा, इलेक्ट्रिक फॉल्ट जो होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई इलेक्ट्रिक फॉल्ट होते हैं? देखो भाई, थोड़ा सा इसमें आपको नॉलेज ज्यादा मिलेगा। इस जो बुक है आपकी
स्विच गियर एंड प्रोसेसर, इसमें नॉलेज ज्यादा है आपको। थ्योरी है लेकिन थ्योरी के साथ साथ इसमें क्या है, नॉलेज ज्यादा है। आपको नॉलेज पे ही आपका आगे काम करना है, इसलिए नॉलेज आपको इकट्ठा करना ही पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फॉल्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है भाई? पहला होता है आपका टेम्पोररी फॉल्ट। पहला होता है टेम्पोररी फॉल्ट। दूसरा क्या होता है? परमानेंट फॉल्ट। दूसरा होता है परमानेंट फॉल्ट। ये दो प्रकार के होते हैं। जो हमारे प्रदोष होते हैं इलेक्ट्रिक फॉल्ट, वह दो प्रकार के होते हैं, जिसको कहा जाता है क्षणिक प्रदोष या अस्थायी प्रदोष। दूसरा होता है आपका परमानेंट फॉल्ट, मतलब स्थायी प्रदोष। इसको कहते हैं, इसको क्षणिक बोला जाता है, इसको स्थायी बोला जाता है आपका, या इसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी प्रदोष भी बोलते हैं। इसको क्षणिक प्रदोष के भी नाम से जानते हैं और स्थायी प्रदोष के भी नाम से जानते हैं। और उसको जो हम लोग जानते हैं वह दो नामों से जाना जाता है। पहला होता है आपका अस्थायी प्रदोष, सॉरी स्थायी प्रदोष, या परमानेंट फॉल्ट या स्टेबल फॉल्ट, इसी को बोला जाता है। परमानेंट फॉल्ट, स्टेबल फॉल्ट या स्थायी प्रदोष, इन तीनों नामों से जानते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अपने टेम्पोररी फॉल्ट के बारे में। टेम्पोररी फॉल्ट क्या होता है? देखो टेम्पोररी नाम से क्या लग रहा है? अस्थायी, यानी यह जो फॉल्ट उत्पन्न होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये कुछ ही समय के लिए या कुछ ही देर के लिए होगा, उसको हम क्या कहेंगे? टेम्पोररी फॉल्ट कहेंगे। दूसरा नाम से क्या लग रहा है? परमानेंट फॉल्ट, यानी यह फॉल्ट आपका लगातार उस परिपथ में बना रहेगा। ये फॉल्ट जो है परमानेंट फॉल्ट, ये लगातार उस परिपथ में क्या होगा? बना रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे? परमानेंट फॉल्ट कहेंगे। लेकिन जो यह है आपका टेम्पोररी फॉल्ट, ये कहाँ है भाई? तो यह आपका परिपथ में कुछ क्षण के लिए बना हो तो उसको हम टेम्पोररी फॉल्ट कहते हैं। परमानेंट फॉल्ट, यह फॉल्ट अगर परिपथ में कुछ ही समय के लिए, कुछ ही सॉरी अगर लगातार समय के लिए, स्थायी समय के लिए बना हो तो उसको हम कहते हैं परमानेंट फॉल्ट या कंटिन्यूअस फॉल्ट या स्टेबल फॉल्ट, इन सभी नामों से जानते हैं। देखो भाई, एक से अधिक नाम जानते रहो। पूछा क्या जाएगा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि परमानेंट फॉल्ट या टेम्पोररी फॉल्ट के उत्पन्न होने के कारण को समझाइए। परमानेंट फॉल्ट या टेम्पोररी फॉल्ट के उत्पन्न होने के कारण को समझाइए। या आपसे पूछ देगा इलेक्ट्रिक फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, इनकी विवेचना कीजिए। तो इसलिए आप लोगों को इसके कई नाम पता होने चाहिए कि क्या क्या नाम है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा टेम्पोररी फॉल्ट, लिखिएगा वह प्रदोष जो किसी परिपथ में कुछ समय के लिए बना रहता है, कुछ समय या कुछ देर के लिए बना रहता है, उसे हम टेम्पोररी फॉल्ट कहते हैं, उसे हम अस्थायी प्रदोष कहते हैं। दूसरी हेडिंग डालेगा स्थायी प्रदोष। दूसरी हेडिंग है आपका स्थायी प्रदोष, लिखेगा वह प्रदोष जो किसी परिपथ में, वह प्रदोष जो किसी परिपथ में अधिक समय के लिए बना रहता है, जब तक कि प्रदोष को किसी तरह से समाप्त न किया जाए, जब तक कि प्रदोष को किसी तरह से समाप्त न किया जाए, उसे हम स्थायी प्रदोष कहते हैं, उसे हम स्थायी प्रदोष कहते हैं। ओके भाई, अब ध्यान दीजिएगा। अब टेम्पोररी फॉल्ट जो होता है, टेम्पोररी फॉल्ट स्वतः उत्पन्न होता है और स्वतः समाप्त हो जाता है। टेम्पोररी फॉल्ट स्वतः उत्पन्न होता है और स्वतः समाप्त हो जाता है। स्वतः उत्पन्न होने का मतलब है कि यानी आपके सप्लाई में किसी भी कारण से आपका उत्पन्न हो सकता है। जैसे आकाशीय बिजली गिर गई, आकाशीय बिजली के गिरने पर क्या हुआ भाई, थोड़ी देर के लिए परिपथ में सप्लाई आई, उसके बाद क्या हुआ, गायब हो गई सप्लाई। या ओवर वोल्टेज की कंडीशन हो गई, अधो वोल्टता किसी तरह से उत्पन्न हो गया। जैसे अगर दो वायर आपके किसी की तरह शॉर्ट हो जाए हवा के चलने के कारण तेज आंधी के,
और तेज आंधी के चलने का जैसे ही संपर्कित हुए तो कुछ देर के लिए सप्लाई बढ़ी, फिर हवा का जब दबाव थोड़ा सा कम हुआ तो वो दूर हट गए, यानी कुछ देर के लिए अगर वो आपस में जुड़ेंगे तो सप्लाई क्या होगी आपका, बहुत तेजी के साथ यहाँ पर बदलेगी, फिर हटेंगे तो सप्लाई क्या होगी, गायब हो गई आपकी। तो यानी ये जो फॉल्ट होता है टेम्पोररी फॉल्ट, ये स्वतः समाप्त हो जाता है किसी भी परिपथ से। लेकिन परमानेंट फॉल्ट जो होता है ये तब तक समाप्त नहीं होता जब तक कि कोई सर्किट आपकी स्वतः नष्ट न हो जाए। जब तक आपकी कोई सर्किट नष्ट न हो जाए तब तक ये फॉल्ट गायब नहीं होगा। या दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि जब तक इसको कोई टेक्नीशियन दूर न करे, जब तक फॉल्ट जो उत्पन्न हुआ है उसको कोई टेक्नीशियन दूर न करे तब तक यह फॉल्ट आपका सर्किट से समाप्त नहीं होता है। ये फॉल्ट जो था वो स्वतः समाप्त हो जाता सर्किट से, लेकिन यह फॉल्ट आपका स्वतः नहीं समाप्त होता जब तक कि सर्किट नष्ट न हो जाए। या सर्किट नष्ट नहीं हुई तो उसको कोई टेक्नीशियन जब तक दूर नहीं करेगा तब तक ये फॉल्ट आपका सर्किट से जाएगा नहीं। तो दो कारण हो सकते हैं इसके, और इसके एक कारण होगा समाप्त होने का। हमने दोनों आपको समझा दिया। हालांकि इसके बारे में अब हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे कि टेम्पोररी फॉल्ट उत्पन्न होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। उसी तरह से हम बात करेंगे कि परमानेंट फॉल्ट के उत्पन्न होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। परमानेंट फॉल्ट किस कारण से उत्पन्न होता है, टेम्पोररी फॉल्ट किस कारण से उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, इस बुक में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ाई जाएंगी जिससे आपका नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो सके या नॉलेज में ग्रोथ हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।